ये ईरान के अंदर एक डेवलपमेंट हो रही है। जो सिविलियन लीडरशिप है वो उन्होंने ये नेगोशिएट किया है MOU। अच्छा। जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, स्पीकर पार्लियामेंट हैं एंड अदर्स, बाकर कालिबाफ, अब्बास अरागची साहब और ऑल्सो प्रेसिडेंट जी तीनों पज़ेश्कियान तीनों ने। आपको याद है कि प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुश्तबा साहब ने जो सुप्रीम लीडर हैं ने उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इस पे अपने ख्यालात का इज़हार किया था। मैं मुत्तफिक नहीं हूँ मगर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। इसका जो मेरी रीडिंग ये है कि एक डिवाइड है बिटवीन द सिविलियंस एंड IRGC। अब एक समझे जैसे कि एक सिविलियंस और आर्मी, हम तो अच्छी तरह समझते हैं इस चीज़ को। अच्छा, अब आर्मी के पास तो वह हथियार है ना, वो जो जब चाहे इस्तेमाल कर लें और जो भी सिविलियंस नेगोशिएट करते हैं वो फारग हो जाता है। तो सिविलियंस ने एक बड़ी ज़बरदस्त डील नेगोशिएट की है, मगर इस डील के साथ सिविलियंस मजबूत हो रहे हैं ईरान के अंदर। और IRGC जो है उसकी जो रेट है वो अब सिविलियंस को कितनी बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, तो IRGC जो है इस फीलिंग लेफ्ट आउट। IRGC चाहती है कि उनका इम्प्रिंट और पावर जो है उनके हाथ में रहे। तो मैं ये समझता हूँ ईरान के अंदर एक स्प्लिट है बिटवीन IRGC जो कहती है कि और कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं और लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम कोई कंसेशन नहीं देंगे, और सिविलियंस जो हैं जो समझते हैं कि सैंक्शंस रिलीफ मिल जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर हमारी सॉवरेंटी इस्टेब्लिश हो जाए, हमारे जो स्टॉक पाइलिंग है वो हम इकट्ठी कर लें, एंड ये जो यहाँ जो सारे गल्फ स्टेट्स हैं यहाँ से सारे अमेरिकन बेसिस ख़त्म हो जाएं, वो ये समझते हैं दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। मगर IRGC जो है वो फील कर रही है कि ये तो ईरान के अंदर इनकी सिविलियन हेजमनी जो है वो बढ़ रही है। अब पैसे आ गए और ये सब कुछ खत्म हो गया तो सिविलियन सिस्टम जो है ना वो ताकतवर हो जाएगा। और IRGC जो इस वक्त कमांड में है इन मेनी वेज, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बिलिटल हो जाएगी। कल को ये सिविलियंस पैसे भी ले आएंगे, मईशत भी ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो जो इस वक्त जो IRGC के अंदर करप्शन भी बढ़ी है, बिल्कुल ये है। और सो आई थिंक वहाँ एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जिन्होंने ये फैसला किया है कि हम नहीं करने देंगे, और सिविलियंस कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर है फ्रॉम IRGC। तो अब ये IRGC का ये फैसला था कि इधर से जो जाएगा उसको हम नहीं जाने देंगे जी। हालांकि ये इतना बड़ा इशू नहीं था, इसको अवॉइड किया जा सकता था, बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था, ये ना करते, मगर IRGC ने इंसिस्ट किया। अब इसका ये मतलब है कि IRGC के अंदर एक सोच है, वो सोच ये है कि कोई बात नहीं, हमने सैंक्शंस कब से लगी हुई है हमारे ऊपर, हमने फिर भी हम जिंदा हैं, हमारे ऊपर कितने जंग किए इन्होंने, हम फिर भी जिंदा हैं, हम फिर भी लड़ रहे हैं, और भी अगर 6 महीने और करना पड़ा या साल और करना पड़ा हम कर लेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं। तो IRGC की जो रेट है, पावर है, वो एक कुर्बानी के ऊपर बेस्ड है। फाइटर्स जैसे हमास और हिजबुल्लाह है, IRGC इज ऑल्सो सेम आइडियोलॉजी। तो वो अब ये इशू बना हुआ है ईरान के अंदर। इसलिए मैं समझता हूँ कि टफ लाइन जो आएगी, सिविलियंस अंडर प्रेशर रहेंगे ईरान के अंदर फ्रॉम IRGC। और इसीलिए ये जो MOU है इट्स ऑलरेडी गॉट इनटू ट्रबल, बिकॉज IRGC का पहले दिन से ये है इशू कि ये सिविलियंस जो हैं ये इनको और तगड़ा करो, इनको को और ये मांगो और ये मांगो और ये मांगो। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब कुछ हुआ, एक तरफ फ्यूनरल प्रोसेशन मिलियंस, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की डेलीगेशन, कतर की डेलीगेशंस फ्रॉम द लिटरल स्टेट्स गल्फ की, वो सारी आ रही हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग, जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं थी वो अब आ रहे हैं आपके साथ हमदर्दी से, और वो वहाँ बैठे हुए हैं, और आपने बहरीन और कुवैत और इनके ऊपर हम बमबारी कर दी बिकॉज अमेरिकन बेसिस वहाँ। तो मतलब ये है कि अब की बार जॉर्डन पे भी 8 मिसाइल्स फायर किए गए जो इंटरसेप्ट कर लिए गए। हाँ, इंटरसेप्शंस है ना, लेकिन जॉर्डन पहली बार टारगेट किया गया। ऐसे लगता है जैसे IRGC का मकसद ये मैसेज देना है कि हम बढ़ा सकते हैं इसको रीच। नहीं, वो IRGC का मैसेज ये है कि हमारी टर्म्स के ऊपर सब कुछ होगा, कोई तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ये करके जो पैसे मिलने से कतर से वो पोस्टपोन हो गए। अच्छा, जो आपके सैंक्शंस खत्म हुई भी थी वापस ऑयल की वापस इम्पोज हो गई। अब फिर स्ट्रेट जो है ब्लॉक हो गया जी। अब अमेरिकन उसको ब्लॉक करके बैठेंगे। वो अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़ गया कि जी
ये तो फिर आप भी कुछ करें। तो एस्केलेशन में आ गए हैं, इस लूप में आ गए। जी। अब दोनों साइड को पीछे हटना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर सिविलियन है, वो तो कोई ना कोई एक्सक्यूज दे के फिर बात शुरू हो जाएगी। हालांकि उसने बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज इस्तेमाल किए, कोलैप्स हो गया, स्कम है, ये है, पता नहीं खत्म, ये वो। मगर साथ साथ उसने विटकॉफ और कुशनर को भेजा हुआ है कि आप बातें चलती रहे, कंटिन्यू रहे टेक्निकल लेवल पे। और तो अगर ये सिचुएशन है तो बात तो शुरू हो जाएगी फिर से। मगर बात ये है कि ईरान को वो जो सैंक्शंस रिलीफ मिलनी थी वो ख़त्म हो गई है। और ये दिस इज एंटायरली IRGC के ये की वजह से ये हुआ है। ये इसको वापस हस्बे मामूल लाने में फिर वक्त लगेगा। अब उसने सैंक्शंस कैसे उतारेगा, फिर लगा दिए उसने। हाँ। और कतर जो पैसे देने थे वो अभी तक, अब इतना आसान नहीं है वापस जाना। अब फिर से ये सारी बातें शुरू करनी पड़ेगी, फिर से ये भागदौड़ शुरू करनी पड़ेगी। और इजराइल इज द हैप्पीएस्ट नेशन इन द मिडिल ईस्ट, बिकॉज वो तो समझ रहे हैं कि वाह, इन्होंने आपस में लड़ झगड़ के हमारा मसला हल कर दिया। और अब ये MOU की क्या हैसियत रह गई है, एंड सो ऑन। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से ये जिसे कहते हैं ओवर द टॉप हो गया। इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद आपको इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस वाज अ वेरी ग्रेट MOU, ईरान के हक में था एवरीथिंग। इसको चलने देना चाहिए था, कुछ सहूलतें लेनी चाहिए थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो जब चाहे आप बंद कर सकते हैं, ये तो इशू नहीं रहा। आपका क्या, वो आपकी सॉवरेंटी है कि नहीं है, वो तो एस्टैब्लिश हो गया, बिकॉज यू कैन क्लोज इट। तो आप कहते हैं तो खत्म होगी बात। तो ये 60 दिन के अंदर, अरे भाई कोई सैंक्शंस उतरी थी, कुछ 4 पैसे बना लेते, तेल बेच लेते, आप मिसाइल्स को स्टॉक अप कर लेते, सब कुछ कर लेते आप। जो आपके पैसे फ्रोजन हैं वो आपको मिल जाते, और इन जो स्टेट्स हैं इनके साथ कोई बायलैटरल रिलेशंस बना लेते, ताकि ये भी अमेरिका की डिपेंडेंसी से दूर हो जाएं। अमेरिका को कहें यार तुम दूर ही रहो, हम अपना ईरान के साथ सेटल कर लेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया और कतर ने कर लिया और ओमान ने कर लिया। तो मतलब ये है कि मगर नहीं, इन्होंने फिर सारी की सारी चीज़ जो है इसको खोल दिया, और वो सारे की सारी प्रोग्रेस जो हुई थी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अराइव एट दिस MOU। मगर इसके अंदर प्रॉब्लम्स यही थी, एंड आई थिंक जैसे अमेरिका के अंदर इजरायली लॉबी डोनाल्ड ट्रंप को इधर खींच रही थी जी, और उसके अपने जो थे वो दूसरी तरफ खींच रहे थे। इधर IRGC इधर खींच रहा था, और सिविलियंस जो थे वो उधर खींच रहे थे। तो दोनों तो उधर तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया ना जी, यहाँ IRGC पीछे नहीं हटी। IRGC ने ये काम खराब कर दिया इन माई व्यू। मगर अब ये है कि अब फिर से ये शुरू करना पड़ेगा। मगर अब कैसे होगा? अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर ब्लॉक होगा। अब फिर वही क्या अमेरिका ये ईरान मान लेगा कि जी सारी की सारी जो शिपिंग है दूसरी तरफ से जाए, इधर से ना जाए? अगर ये अमेरिका मान लेता है तो ठीक है, फिर खुल जाएगा। मगर ये है कि इस वक्त तो सब कुछ बंद है ना। और अगर ये खोल भी देते हैं कि ठीक है जी, अमेरिका और सऊदी अरेबिया कहता है ठीक है जी वहीं से जाएंगे, यहाँ से नहीं जाते, ओमान वाली लेन्स में से नहीं जाते, तो बात यह है कि सैंक्शंस का क्या होगा? अब तो उससे लगा दिए वापस, सारी की सारी सैंक्शंस वापस आ गई। तो जो रिलीफ मिलनी थी, जिसके बेसिस के ऊपर अगले कदम उठाने थे, वो रिलीफ ही अब नहीं आ रही। तो यू हैव टू स्टार्ट द होल प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। ये नी जर्क रिएक्शन था IRGC की मेरा ख्याल है ये MOU को नुकसान पहुंचाया। आई थिंक दिस आई होल्ड, मैं तो ये कहता हूँ IRGC की ये जो सॉवरेंटी एस्टैब्लिश करना है, ये आपने ऑलरेडी कर ली हुई थी। और अगर कोई मसला बनता है तो किसी स्टेज पे बटन दबाते तो वापस आ जाती, बिकॉज यू कंट्रोल इट। तो ये इस स्टेज पे उन्होंने टेस्टिंग कर रहे थे, करने देते ना, जाने देते, क्या फर्क पड़ता था? प्रोटेस्ट कर लेते, हाँ, लेकिन वो फिर कहते हैं कि जी आगे से हम नहीं इजाजत देंगे, हाँ, हमसे पूछ के जाएं, कुछ इस किस्म की बात करते हैं। और खुद तो मानते हैं ना कि ओमान और ईरान की दोनों की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस हैं। तो फाइनली जब ये मामला तय भी होगा तो उस वक्त इधर से भी जाएंगे लोग, उधर से भी जाएंगे, हाँ, तो फिर जो फीस देनी होगी वो एक मुश्तरका हो जाएंगी। मतलब वो आगे है ना, आने वाला वक्त था इन बातों के लिए, जो आप पहले एस्टैब्लिश। तो ये मैं इसलिए आई फील कि ये जो MOU है, इस पे मेरा ख्याल है ईरान की तरफ से ये जो उन्होंने अटैक कर दी उन 3 जहाज़ों के ऊपर, दे प्लेड इनटू इजराइल्स हैंड, एंड अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को पुश कर दिया बैक इनटू द कॉर्नर। जाहिर है उसकी भी कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ भी तो लोग कह रहे हैं कि तुम तो बुज़दिल हो, तुम तो किया क्या तुमने, वो देखो ये हो रहा है, देखो वो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान ने हैंड ओवर प्ले कर दिया।